कोरोना ब्लॉक कब होगा अनलॉक या एमपी होगा अनलॉक। नमस्कार, बात बुद्धि की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। तेजी से बढ़ते कोरोना के बीच कुछ राहत की खबर ज़रूर है, हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं। चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं, लेकिन एमपी को लेकर ये माना जा रहा है कि जिस पीक की बात हो रही थी वो आ चुकी है। यही कारण है कि रिकवरी रेट बढ़ा है, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम हुआ है, पॉजिटिविटी रेट कम हुई है। लेकिन चिंता का विषय अभी जिस तरह से कोरोना के चलते मौत हो रही हैं वो चिंता का विषय है। इन्हीं सब के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कोरोना से जंग जीतने के निर्णायक दौर में पहुंच गए हैं। हमें 31 मार्च तक संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करना है। अभी प्रदेश के सभी ज़िलों में कोरोना कर्फ्यू जारी है, लेकिन सीएम ने संकेत दिए हैं कि 1 जून तक एमपी अनलॉक हो सकता है। हालांकि अभी भी चुनौती बड़ी हैं, लेकिन लगातार कर्फ्यू के चलते छोटे से लेकर बड़े तक सभी व्यापार उद्योग प्रभावित हुए। सबसे बड़ी समस्या ऐसे लोगों की है जिनका काम धंधा उसी दिन कमाने उसी दिन खाने से है। साथ ही मजदूरी गरीब तबका भी नहीं होने के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ये सही है कि जिस रफ्तार से कोरोना चला था उसकी चेन तोड़ना आवश्यक था। अब सरकार का ध्यान अनलॉक को लेकर है। आज बात कोरोना को लेकर एमपी से जुड़े तमाम मुद्दों पर। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब कम हो चली है। पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। संक्रमण की चेन तोड़ने में कोरोना कर्फ्यू ने अहम भूमिका निभाई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आधिकारिक रूप से 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसे आगे बढ़ाने की संभावना ज्यादा और खत्म करने की कम है। जाहिर है कोरोना की दूसरी लहर ने जैसा कहर बरपाया है, उसके बाद किसी भी तरह की रियायत देने में सरकार को फूंक फूंक कर ही कदम उठाना होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा कि लॉकडाउन कैसे खोला जाए, कितनी ढील दी जाए, इन तमाम मुद्दों पर समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। 31 मई तक, इसलिए मैंने कहा कोई शादी विवाह नहीं, जून में हम लोग अनुमति देंगे ताकि जितने पेंडिंग मामले हैं शादी विवाह के उनको भी धीरे धीरे बहुत कम संख्या में हम कर सके। तो किल कोरोना अभियान चलता रहेगा। ये नंबर 2। तीसरी चीज टेस्ट में एग्रेसिव टेस्टिंग करो, कोई टारगेट नहीं, खूब टेस्टिंग करो। क्या बिगड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कहीं होगा तो पकड़ लेंगे। पता चला जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है कि बहुत जल्दी इसको क्रमशः चरणबद्ध तरीके से खोलने पर विचार होगा। क्राइसिस कमेटियों की राय ली जाएगी और उसके बाद इस कार्य की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें, पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि जब तक पॉजिटिविटी रेट घटकर 5% से नीचे नहीं आ जाता, तब तक लॉकडाउन में ढील नहीं दी जा सकती। हालांकि जिस तेजी से पॉजिटिविटी रेट जिले दर जिले कम होता जा रहा है, उससे साफ है कि कुछ ही दिनों में सूबे के ज्यादातर जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हो जाएगा। लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। इधर कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगल जैसी बीमारियों की आमद ने भी सरकार के साथ लोगों की भी नींद उड़ा दी है। लिहाजा मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार इस दफा कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। कोरोना कर्फ्यू में कितनी और क्या ढील दी जाएगी, फैसला सोच समझकर ही लिया जाएगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। कोरोना ब्लॉक एमपी होगा अनलॉक, सवाल अभी बना हुआ है। जिस तरह से एमपी के सभी ज़िले कोरोना कर्फ्यू के चलते जो उद्योग व्यापार हैं वो बंद हैं, लेकिन अब जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि शायद 24 तारीख के बाद चरणबद्ध तरीके से पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए अनलॉक किया जाएगा। 1 जून से सरकार अनलॉक करने की तैयारी कर रही है, लेकिन लगातार हम बात कर रहे हैं कि अभी चुनौती कम नहीं हुई है, लगातार चुनौती जारी है।
चाहे ब्लैक फंगस की बात करें, या फिर कैसे व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जाए, क्योंकि चिंता तीसरी लहर की भी है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे, फिर पैनल के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में हैं धैर्यवर्धन शर्मा साहब, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। धैर्यवर्धन शर्मा साहब, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। स्वागत करता हूं राकेश जी आपका। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब। देवदत्त जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन शर्मा साहब के पास में आऊँगा। धैर्यवर्धन शर्मा साहब रेडी हैं? आवाज़ पहुँच रही है? जी। चलिए, सवाल अब इस बात को लेकर, लगातार जिस तरह से पूरा देश कोरोना के संक्रमण से जूझा, अभी भी जूझ रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ राहत ज़रूर है। तमाम स्टेप हम देखें, चाहे हम रिकवरी रेट को देखें, बेहतर है। हम पॉजिटिविटी रेट देखें, कम हुआ है। जो मामले हैं संक्रमण के वो कम आ रहे हैं, लेकिन मौतें अभी भी हो रही हैं, दुखदाई पहलू है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब जंग जो है वो निर्णायक दौर में है, और लगभग 31 मई तक एक माना जा रहा है कि बहुत हद तक एमपी कंट्रोल में आ जाएगा। क्या अब माना जा सकता है ये कि अनलॉक की तरफ एमपी बढ़ेगा? देखिए, हम लक्ष्मण रेखा के बिल्कुल नजदीक खड़े जी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस समय मुख्यमंत्री जी यह सब बातें इसलिए कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे हमारी उम्मीद से अधिक सुधार हुआ है। बहुत जल्दी हम कोरोना को नियंत्रित करने की दिशा में बहुत लंबी दूरी तय करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, जो उत्साहजनक समाचार है। हम सब लोगों के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाली बात है। पर पूरा मई का महीना हमको ये चेतावनी भी दे रहा है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम अति उत्साह का शिकार न हो जाएं, हम नियम न तोड़ दें। पर मुख्यमंत्री जी को चिंता यह भी है कि अनलॉकिंग से जिस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों पर निजात पाने के लिए गरीब मजदूरों को रोजगार की तकलीफ न हो, छोटे छोटे काम धंधे बंद न रहें, दुकानदारियां प्रारंभ हों, उसके लिए एक टारगेट तय किया गया है कि जून के 1 तारीख को विचार किया जाएगा कि आगे के कदम हमें क्या उठाने हैं, क्या सख्ती बरकरार रखनी है या कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है। मैं यही कहूंगा कि सारा समाज ये इंतजार कर रहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में कुछ छूट मिलनी चाहिए, शर्तों के साथ मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी की भी वही मंशा है। पर मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में एक बात कही है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे वो जिले की हो, चाहे वो तहसील मुख्यालयों की हो, वे सब वहां की परिस्थिति के आधार पर मशवरा करके उचित निर्णय लेंगे और सरकार को अपनी इच्छा से अवगत कराएंगी। चौतरफा विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर ही अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। चलिए धैर्यवर्धन शर्मा साहब, दोबारा मैं आपके पास में आता हूँ, राकेश जी के पास में आता हूँ। साथ संगठन के लोगों को भी काम में लगाया है जी। अभी ठीक आधे घंटे पहले जी हमारे यहाँ के प्रभारी भिंड जिले के विधायक आदरणीय मुकेश चौधरी जी ने भी पूरे संगठन की बैठक ली। उस बैठक में मैं भी अभी शामिल था। उन्होंने भी यही कहा कि जो सकारात्मक परिणाम हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये अगले 8-10 दिन में और बेहतर परिणाम दे सके, इसके लिए समाज के हर वर्ग को चिंता करनी चाहिए और सहयोगात्मक। चलिए धैर्यवर्धन शर्मा साहब, दोबारा मैं आऊंगा कुछ और सवालों के साथ। राकेश जी हमारे साथ में। राकेश जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? शायद राकेश जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। धैर्यवर्धन जी के बाद मैं देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। देवदत्त जी, क्या कहेंगे? एमपी अब कंट्रोल में होता दिख रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि एमपी कंट्रोल हो गया है, लेकिन होता दिख रहा है, और यही कारण है कि अब बात अनलॉक को लेकर होने लगी है। अब बात लोगों के रोजगार, उद्योग धंधों को लेकर होने लगी है। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, देश की या दुनिया की जी, कोई भी अभियान, कोई भी मुहिम तभी सफल होती है जब आम जनता की उसमें
सहभागिता हो जाए। जी। जो कोरोना कर्फ्यू लगा हम्म। और जो अप्रैल माह में हम्म। जो अफरा तफरी मची, अस्पतालों में बेड नहीं मिले, सिलेंडर नहीं मिले, हम्म। और लोगों ने निकट के लोगों से, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में जब एक एक करके खोना शुरू हुआ, तब जो एक माहौल बना और लोगों ने जो घरों के अंदर रह गए, जो चैन टूटी, उससे अब कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। और ये जैसा कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हाँ। जब प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, तभी इस अनलॉक का भी फायदा होगा, जो अनलॉक 24 तारीख से या फिर 1 जून से शुरू होने जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि पहली लहर के बाद एकदम से हम लापरवाह हो गए, सब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वही बिना मास्क के लोग घूमने लगे, और उसका खामियाजा हमने दूसरी लहर में भुगता। और अभी संभावनाएं तीसरी लहर की है, और उसमें भी बच्चों के लिए कही जा रही है। तो अनलॉक को हमको स्वतंत्रता वैसी ना माने, हम इसको एक रूटीन की प्रक्रिया में अभी सावधानी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, और हाथ धोते रहे, सैनिटाइज, इन सबको करना पड़ेगा। ये किसी सरकार की दूसरी बात नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा। सरकार कहाँ कहाँ जाएगी? दुनिया के देशों की जनसंख्या बहुत कम है, भारत की 1,33,00,000 से भी ज्यादा जनसंख्या है, और अभी जो असर कम हुआ है संक्रमण का, वो इसी कारण हुआ है। और ये मत माने देशवासी कि अभी संक्रमण कम हुआ, मौतें कल जो 24 घंटे की रिपोर्ट थी, वो 4,500 से ज्यादा एक 24 घंटे में मौतें हुई हैं, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। अमेरिका में एक समय में 4,400 हुई थी, उस रिकॉर्ड को तोड़ा है भारत ने एक दिन पहले ही। तो ये ना समझे अभी देशवासी के संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन मौतें अभी कम नहीं हो रही हैं। इसलिए अभी भी सावधानी रखना है, सतर्कता रखना है, क्योंकि लेकिन देवदत्त साहब, एक काफी अहम सवाल है जिस बात को आपने आगे बढ़ाया है। एक सवाल ये बनता है, बिल्कुल सरकार कहाँ कहाँ पहुँचेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोगों को जागरूक होना होगा, लोगों को जिम्मेदारी अपनी समझना होगी, लेकिन क्या सरकार की अब ये जवाबदेही होगी, सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि एक ठोस रणनीति, भले केस कम हो रहे हैं, भले कोरोना कंट्रोल में आ जाए, तीसरी लहर की भी बात हो रही है, उसको लेकर भी तैयार रहना है, लेकिन एक ऐसी यहाँ से एक ठोस रणनीति गाइडलाइन बने कि कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन का पालन ना करे उसको भी सबक सिखाया जाए, उस पर भी सख्ती हो, जागरूक भी किया जाए, समझाया भी जाए। लेकिन अब समय इस बात को लेकर है कि सरकार को पूरी तरीके से फोकस होना होगा, पूरी तरीके से जनता पर नहीं छोड़ना होगा। इस तरह से दूसरी लहर के बाद स्थिति बनी जी, उसके बाद सरकार सतर्क है, समाजसेवी संगठन भी सतर्क है। हाँ। और तीसरी लहर की तैयारी हो रही है। जिलों में जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, वहां बड़े बड़े कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, जैसे बीना में 1000 बेड का बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। तो हमें लगता है ये तैयारी तो सरकार को करनी थी। जो पहली लहर के बाद जो लापरवाही हुई, वो किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और व्यक्ति के स्तर पर वो लापरवाही अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बुजुर्ग और युवाओं पर ये पहली और दूसरी लहर का असर था, लेकिन जो तीसरी लहर के बारे में संभावनाएं बताई जा रही वो बच्चों पर आने वाला है। तो हर परिवार का मुखिया, बड़े लोग चाहते हैं कि हमें कुछ भले हो जाए, लेकिन बच्चे हमारे सुरक्षित रहे, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं पूरा। अभी तो आपने देखा ही कि दूसरी लहर में कई जगह माँ बाप चले गए, अनाथ बच्चे हैं, जिसके लिए सरकारें भी योजना बना रही हैं। तो वाकई में अभी कोई लापरवाही का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये अभी कोरोना कब तक कैसा चलेगा, कितने स्ट्रेन बदल के आएगा, कितना म्यूटेशन होगा, कौन सा रूप धर के आएगा, तो अभी इस बिल्कुल देवदत्त साहब, काफी हम बात आप कर रहे हैं, हर पहलू को सोचना होगा, समझना होगा। धैर्यवर्धन शर्मा साहब, मैं आपके पास में आता हूं। भले अब हम ये कहें कि अब ये सुखद है, ये राहत देने वाली खबर है कि जो लगातार शायद राकेश जी हमसे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत करता हूं, आपका आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज कनेक्ट होनी, अभी आ नहीं रही आवाज जी। आवाज, चलिए मैं पीसीआर से बोलूंगा कि आवाज क्लियर हो राकेश जी की, तब मैं राकेश जी के पास में आऊं और धैर्यवर्धन शर्मा साहब के पास में आता हूं। धैर्यवर्धन जी, क्या कहेंगे? भले जो मैं बात कर रहा था कि राहत वाली बात करते हैं, हम सुखद खबर की बात करते हैं कि केस कम हुए हैं, लेकिन क्या
अब यहाँ से और बड़ी जिम्मेदारी सरकार के, खासतौर पर सरकार के ऊपर है। जनता तो ठीक है, उसको समझदार होना होगा, उसको जागरूक होना होगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा, लेकिन इस संक्रमण के बीच में जो कुछ हुआ, चाहे ऐसे हॉस्पिटल जिन्होंने तबीयत से मरीजों के साथ, परिवारों के साथ लुटाई की, जिस तरह से कालाबाजारी देखने को मिली, तमाम ऐसे सेक्टर, या फिर जब अनलॉक होगा तो उसके लिए भी एक ठोस रणनीति। देखिए, सरकार को कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होता है। एक और जहां सरकार स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है, जो लोग सक्षम थे और अपनी विशेष परिस्थिति के चलते या आकस्मिक परिस्थिति के चलते निजी चिकित्सालयों में गए, उनके खर्चे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी मोटे तौर पर मध्य प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में सबका निःशुल्क इलाज किया गया है। अभी कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आ रही है, उसके लिए भी मध्य प्रदेश के 5 महानगरों में मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क इलाज की सरकार ने घोषणा की है। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि महामारी ऐसी है कि इसका इलाज भी हमारे उपलब्ध नहीं होता है। लोग जानते नहीं है कि इस बीमारी का इलाज क्या है, और जो इंजेक्शन, जो ड्रग्स इसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं, वो बहुत नाम मात्र की मात्रा में हमारे देश में और प्रदेश में उपलब्ध है। इसलिए उनको विदेशों से भी आयात करना पड़ रहा है, पर सरकार, भारत सरकार वही भी कर रही है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में 100 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। गांव-गांव में 20,000 से ज्यादा लोगों के लिए सेंटर बनाए गए हैं, ताकि बाहर से आने वाले श्रमिक या जो लोग क्वारंटीन रहना चाहते हैं, वो उन सेंटर्स में रह करके अपना स्वास्थ्य लाभ अर्जित करें, और सभी लोगों को ब्लॉक से लेकर जिले तक। चलिए धर्मेश्वर साहब, एक बार मैं देख लेता हूँ राकेश जी से संपर्क अगर मेरा हो जाता है। राकेश जी मिलने लगी आवाज? नमस्कार। चलिए, नमस्ते, स्वागत करता हूँ राकेश जी। तो सवाल यही इस बात को लेकर, एमपी की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कुछ राहत जरूर है, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि चुनौतियां पूरी तरीके से कम हो गई हैं, चुनौतियां तो और बढ़ी हैं, और अनलॉक की तरफ अब बात हो रही है मध्य प्रदेश को लेकर। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब जो लड़ाई है, जो जंग है, निर्णायक दौर पर है, क्या इस तरह का लग रहा है कि नहीं, स्थिति नियंत्रण में एमपी में है? देखिए, पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी जी कि पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से जो प्रकोप है जी, इसमें राज्य सरकार की भूमिका क्या रही? क्या राज्य सरकार लोगों को बिस्तर उपलब्ध करवा पाई अस्पताल में? क्या राज्य सरकार उनको उस बीमारी के इंजेक्शन और दवाएं उपलब्ध करा पाई? क्या राज्य सरकार उन गरीब लोगों को उन मेडिकल कॉलेज की जो बात कर रहे हैं शर्मा जी, क्या वहां भर्ती करा पाई? चाहे पीपुल्स हो, चाहे ये बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज आपके प्राइवेट हैं, ये प्रभु भाई इस बात को ताकीद करे कि क्या गरीब आदमी पहुंच पाया वहां पे उन हॉस्पिटल्स में? ये जो परिस्थितियां हैं सक्सेना जी, ये समय के अनुसार कमजोर हो रही वायरस जी। इसमें सरकार को कोई, मैं अगर मैं प्रशंसा करना चाहूं तो मेरे मन में इस बात को बिल्कुल कतई प्रशंसा नहीं हो रही कि सरकार के बहुत अच्छे प्रयास से हम इस पे सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ये समय रहते हुए ये कम हो रहा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी आज कह रहे हैं कि हम इससे निकल जाएंगे 1 जून को, और प्रधानमंत्री जी तो पहले ही कह चुके हैं कि हम विश्व गुरु बन गए आज से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले। तो अब समय ये है कि सरकार अपने कर्तव्य में कहीं ना कहीं फेलुअर रही है, निष्प्रभावी रही है मेडिकल सुविधाएं देने में और व्यवस्था करने में। लेकिन हाँ, प्रकोप कम हुआ है, और उसके पीछे भी एक कारण और है। पहले इस पहल में ये बीमारी गांव में नहीं पहुंची थी, इस बार गांव-गांव पहुंच गई सक्सेना, और लोग गांव-गांव बीमार हो रहे हैं। एक गांव में 8-8, 10-10 लोगों के प्राण चले गए, और उनका कोई चेकअप नहीं हो रहा, कहीं वो गिनती में नहीं। अब जैसे ये कहा कि हम बच्चों की पढ़ाई फ्री करेंगे, भाई मध्य प्रदेश सरकार पहले ही कहती आ रही है कि हम 12th तक की शिक्षा फ्री देते हैं, पुस्तकें देते हैं, साइकिल देते हैं, उनको ड्रेस देते हैं। इसमें नई बात क्या आ गई? दूसरा, आपने ये कहा कि हम बच्चों को 5,000 रुपए दें। आप ये निकलवा के देख लेना, मैं रिकॉर्ड दिखवा रहा हूँ भिंड में, लीगल तरीके से कोई वहां कोरोना से मृत्यु को बहुत साबित ही नहीं कर रहे, उनको सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे, और उनको ये साबित ही नहीं कर रहे कि कोरोना से मृत्यु हुई है। अब इसके पीछे लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि आपने जो टेस्ट कराए वो टेस्ट ही कम कराए,
और एनरोल्ड ही नहीं किया आपने, मृत्यु की कोरोना से हुई है। तो ये चीजें सब मुसीबत के उसमें आएंगी। लेकिन हाँ, प्रकोप पहले से कम हो रहा है, जिसका श्रेय अगर मुख्यमंत्री जी लेना चाहते हैं तो मैं भी उनको श्रेय दे सकता हूँ। बशर्ते अपने नेताओं से ये जरूर कहे कि ये जो हल्की भाषा बोल रहे कोरोना के बारे में कि ये वाला आयुर्वेद का अपनाइए, फलानी वो अपनाइए, इससे कहीं ना कहीं हंसी होती है और विदेशों में हमारे देश की छवि खराब। लेकिन सवाल राकेश जी अब इस बात को लेकर भी है, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, एक क्या अब अनलॉक की स्थिति में है, क्योंकि ये भी सही है चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू भी ज़रूरी था, और अब चूंकि वो ऐसे लोग जिनके सामने रोजी रोटी की बड़ी समस्या होती, खास तौर पर जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, चाहते हैं वो कि वो फिर कहीं ना कहीं पटरी पर आए, क्योंकि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन की व्यवस्था उनकी हो जाती है। तो अब वो समय है, और अनलॉक भी किस तरह से, क्या एक स्टेप बाय स्टेप इसके ज़रिए कि नहीं पहले छोटे जो व्यापारी हैं उनको आप खोलें, एकदम भीड़ एकदम सारी दुकानें न खोल दिए जाएं, किस तरह का प्लान आपको दिखता है? आपको ये बात, आपका सुझाव बिल्कुल सही है जी। इनको चाहिए कि पहले रोजमर्रा के जीवन की जो चीजें हैं उनको दुकान खोलने के लिए बोले, और एक क्रम से करना पड़ेगा। जो सुख सुविधाओं के रेस्टोरेंट है इनको अभी नहीं खोलना चाहिए, बड़े बड़े शोरूम नहीं खोलना चाहिए। अभी जीविकोपार्जन की जो आवश्यकता है उनको पहले इस पहल में खोलने की परमिशन देना चाहिए, और उसमें भी समयबद्धता इनको करनी पड़ेगी, ताकि बहुत तादाद में लोग निकल के ना आ जाए। तो जो कुछ बचा, अभी जो कुछ कंट्रोल किया गया है वो एकदम फैल सकता है। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की एक काबिलियत है कि वो विचार विमर्श करके इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि किस तरीके से अगर ढील भी देना है, खत्म भी करना है, तो कैसे किया जाए। चलिए, काफ़ी हम बात, अगर राकेश जी के सवाल भी हैं तो तारीफ भी है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है। देवदत्त जी के पास में आता हूँ। देवदत्त जी, क्या अब चूंकि एमपी में जिस तरह से भी हुआ हो, राकेश जी या जो बात कर रहे हैं, या धैर्यवर्धन शर्मा साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, या सरकार जिस तरह से बात कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आंकड़े कम हुए हैं, स्थिति सुधरती हुई दिख रही है। लेकिन अब किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए वैक्सीनेशन जिस तरह से तेज़ी के साथ हो रहा था उसमें भी कमी आई है, वैक्सीन नहीं मिल रही है, 18+ भले खोल दिया गया है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, तमाम सारी चीज़ें हैं। और यही बात मैं कह रहा हूँ, क्या अब चुनौतियाँ और बढ़ी हैं और यही कारण है कि लगातार तेज़ी से एक्शन की ज़रूरत है? बिल्कुल, चुनौतियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पहली लहर के बाद जो लापरवाही हर स्तर पर हुई, अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दूसरी लहर में उसका खामियाजा भुगत चुके हैं। और अब तीसरी लहर के बारे में और भी ज्यादा भविष्यवाणियां है या अनुमान है विशेषज्ञों के। और अभी आप देख रहे हैं कि इसके साथ मिक्स हो गया है काला फंगस, उससे भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और अभी ये फंगस जो होती है बरसात के सीजन में और बढ़ती है। तो अभी बहुत ज्यादा सतर्कता और सावधानी की जरूरत है, व्यक्ति के स्तर पर, समाज के और सरकार के स्तर पर। क्योंकि ये तय हो चुका, जब महामारी आती है पूरी दुनिया में तो सरकारें नहीं कर पाती, उतना इंतजाम नहीं हो पाता। क्योंकि आप कितना इंतजाम करोगे? जिन देशों में बहुत ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं थी, वहां भी अमेरिका में 6 लाख लोग मर चुके हैं, और भारत में तो फिर 1,35,00,000 लोग हैं। आप कितना इंतजाम करोगे? थोड़ा यदि करते, अपन ऑक्सीजन के सिलेंडर ही उपलब्ध करा देते, बेड ही उपलब्ध करा देते, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी मौतों को बचा ले जाते। लेकिन जो हो गया उस पर कोई, ये तो एक ना राजनीतिक विषय है ना इस पे राजनीति होना चाहिए। अब तो केवल सबको जो जहां है उसी स्तर पर ये सोचना चाहिए कि आगे ना हो, क्योंकि आगे जो तीसरी लहर है और जो बरसात में फंगस का खतरा बढ़ जाता है, उसमें मुझे लगता है कि बहुत सतर्कता और सावधानी से ऑक्सीजन प्लांट के जो काम चल रहे हैं वो तेजी से हो जाए, कोविड केयर सेंटर सही हो जाए, और सबसे बड़ी जागरूकता। गांव में जो नुकसान हुआ है अभी जन का, वो जागरूकता के अभाव में हुआ। वहाँ बुखार आया तो बुखार की गोली खा ली, खांसी आया तो खांसी की गोली खा ली, और वहाँ वो किराना स्टोर वाले भी टैबलेट दे देते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि गांव में बहुत जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि गांव में बिल्कुल भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो यदि हमने सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो दूसरी लहर में तो हमने जो भुगता है,
तीसरी लहर में और ज्यादा हो सकता है। चलिए और तीसरी इसको लहर की भी रोकना बात चाहिए। करेंगे एक बिल्कुल। बच्चों पर जो और निशानी की जा अगर रही है। तैयारी नहीं की गई समय रहते, और जो लगातार हम कहते हैं कि फर्स्ट वेव के बाद जो एक स्पेस मिला था वहाँ तैयारियाँ दुरुस्त नहीं की गई, और शायद यही कारण रहा है कि इस तरह की जद्दोजहद, इस तरह की जो मंजर था लोगों के सामने सेकंड वेव का। धर्मेंद्र शर्मा साहब क्या कहेंगे? राकेश जी की अगर हम बात करें, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी में भी रहे, उनका भी अनुभव है, क्या लगता है कि वाकई जो कुछ हुआ सिर्फ जो वेव जिस तरह से कम हुई अपने आप हुई? क्योंकि ये कह रहे हैं कि क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है राकेश जी सरकार को। आदरणीय राकेश चौधरी साहब काफी संयत तरीके से गरिमामय ढंग से जी अपना विषय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। और आज की इस परिचर्चा को दुबे साहब ने काफी कुछ स्पष्ट कर दिया है। पर मैं बेहद विनम्रता के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकारों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, इसमें हमें ऐतराज नहीं है, पर यह विशुद्ध महामारी थी। तमाम प्रकार के संसाधनों से, पैसे से सक्षम पश्चिमी राष्ट्र वो उस पर नियंत्रण नहीं कर पाए। उनके यहाँ भी मौतों की संख्या ने लोगों को हिला करके रख दिया। तो हमारा भारत तो उनकी तुलना में काफी पीछे है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आज से 6 महीने पहले या 2 साल पहले तक किसी बड़े अस्पताल में हम जाते हैं तो वहां देख सकते हैं कि 10-20 लोगों को ही ऑक्सीजन लगती है, 10-20-25 लोग वेंटिलेटर पर होते हैं, बाकी 200-500 मरीज या 1000-2000 मरीज, जो भी उस अस्पताल की संख्या हो, वो सब सामान्य ड्रिप और इंजेक्शन सिस्टम पर इलाज करा रहे होते हैं। पर इस महामारी में बिल्कुल उल्टा हो गया चित्र कि 10-20 लोग ऐसे बचे होंगे उस अस्पताल में जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी, वरना हर आदमी अपने प्राण पखेरु बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहा था। और ऑक्सीजन कोई पानी नहीं है कि किसी भी मोहल्ले के ट्रैक्टर वाले के साथ एक टैंकर लगा करके उसमें ऑक्सीजन भर के कहीं पहुंचा दी जाए। सारे लोग जानते हैं, आम जनता ये तथ्य नहीं जानती कि ऑक्सीजन को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के टैंकर्स की आवश्यकता होती है। हवाई जहाज भरे हुए ऑक्सीजन के टैंकर। धर्मेंद्र साहब वक्त कम है, राकेश जी से एक अहम सवाल मैं करूंगा, एक अहम सवाल राकेश जी से करूंगा। राकेश जी, जिस तरह से बिल्कुल अब कहीं ना कहीं चलिए सेकंड वेव जो है, और जिस तरह से हम एमपी को लेकर तमाम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, कम हुआ कैसे हुआ ये अलहदा विषय हो गया है। दूसरी तरफ बात करें तीसरी लहर को लेकर, जिस तरह से अब कहा जा रहा है, जो लगातार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि और भयावह होगी, और कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है वो कमज़ोर रहा है। क्या सेकंड वेव में जिस तरह से तैयारियां हुई हैं, थर्ड वेव में उसको सपोर्ट मिलेगा, या फिर थर्ड वेव के लिए और तेजी के साथ अब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है? आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत लाजमी है, और देवदत्त भाई ने भी ये कहा है कि गांव के दूर दराज तक इंतजामात नहीं है मेडिकल के। पहले फेज को देखा, सेकंड फेज को हम लोग भुगत रहे हैं, और थर्ड फेज की बात चल रही है जी। चैतन्य कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनेता हो, उसको थर्ड फेज के बारे में जब ये सुगबुगाहट है कि वो आ सकता है सितंबर में, तो हम आज से ही उसकी तैयारी करें, आज से ही व्यवस्थित करें, आज से ही हम अपने अस्पताल कंप्लीट करें, आज से ही डॉक्टर्स और हमें जो नर्सेज चाहिए उनकी उपलब्धता करवाएं, और जो ड्रग उस समय वायबल है होगा इस बीमारी में, आवश्यक होगा, उस ड्रग का इंतजाम पहले से करें। और ये जब आग लग जाए फिर पानी के लिए दौड़े, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है अच्छी सरकार के लिए। हम पहले से इंतजामात करें। अगर हमें लग रहा है कि थर्ड फेज आएगा, बच्चों, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो हमें बच्चों के वार्ड बनाना चाहिए, उनको सुरक्षित करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह जी ये पूरी दुर्घटना को देखते हुए, इतने जो कैजुअलिटीज हुई है, उससे थर्ड फेज के लिए बहुत अच्छा इंतजाम करेंगे। और ये राजनीति से हट के परे मैं बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा इंतजाम करेंगे, वो जनता के लिए एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में माने जाएंगे। और अगर इन सब के बाद भी इंतजामात अच्छे नहीं हुए तो ये चिंताजनक बात होगी, और मैं इसको मुख्यमंत्री का फेलुअर मान। चलिए राकेश जी, काफी अहम बात कर रहे हैं, और देवदत्त शर्मा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि राजनीति और सियासत का मुद्दा नहीं है, उसका ये रण नहीं है, रण कोरोना का है, जंग कोरोना से है। और यही कारण है, मुझे लगता है कि इस तरह से जो हम पॉजिटिव की बात
करते हैं कोरोना की दृष्टि से देखें तो काफ़ी घातक नज़र आता है, लेकिन अगर राजनीति और सियासत की नज़र से पॉजिटिविटी देखें तो इस तरह से होगी तो निश्चित तौर पर वो तमाम सारी चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे हैं बेहतर हो सकती हैं। और आगे जिस तरह से हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं अभी से तैयार होना होगा, लेकिन जिस तरह से सेकंड वेव कंट्रोल हुई है उसका भयावह मंजर जिस तरह से देखा गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ सुखद कुछ राहत जरूर है और इसको बरकरार रखना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा साहब आपका, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब आपका और देवदत्त दुबे साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर अनलॉक की तरफ अब एमपी बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी हमें लड़ना है, लेकिन चैन तोड़ना भी ज़रूरी था और यही कारण है कि कोरोना कर्फ्यू एक कारगर हथियार के रूप में उसने काम किया है। सरकार ने जो फैसला लिया, हालांकि ये भी बात होती है कि विलंब हो गया और ये भी होती है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है कि सबसे पहले इस तरह के निर्णय फैसले लिए, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जब तेज़ी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, ऐसे समय कहीं ना कहीं लगाम लगाई गई इस संक्रमण पर और धीरे धीरे समय समय ये नीचे आया है। उम्मीद करेंगे जिस तरह से लगातार सरकार कह रही है कि 31 मई के आसपास तक इस जंग को हम निर्णायक जंग मानकर चल रहे हैं और बहुत हद तक हम तब तक इस जंग को जीत चुके होंगे, इक्का दुक्का केस ही रहेंगे, उम्मीद करेंगे। लेकिन जनता का सहयोग भी ज़रूरी है, गाइडलाइन का पालन करना भी ज़रूरी है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को सैनिटाइज करिए। हमारी चर्चा बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।